पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत के विषय में। आपको बता दें कि आपकी पेपर 1 की कक्षा 80 मार्क्स की 28 क्लासेस के साथ में कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं और सारी क्लासेस आप कंप्लीट कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। पेपर 2 की क्लास आपकी सुबह 10 बजे चल रही है, वो भी आपका कंप्लीट होने वाला है 2-4 दिनों में, ठीक है। पेपर 3 ये जो आप अभी पढ़ रहे हो, इसकी क्लास आपकी अभी शाम 5 बजे चल रही है और इसके बाद में आपकी नई क्लासेस यानी कि नए सब्जेक्ट्स की शुरू कर देंगे जैसे ही आपके तीनों पेपर खत्म हो जाएंगे। और इनके लिए कुछ रिवीजन के लिए कुछ देखते हैं, कुछ नया करते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स आपके लास्ट दिसंबर तक प्रिपेयर करके आपको दे देंगे, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। और एक सबसे विशेष सूचना, ये आपको आज चाहे जैसे पढ़ना पड़े, पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके टेट, सी टेट, रीट, स्टेट टेट जितने भी एग्जाम है, कम से कम आप ये मान लो 2 मार्क्स आज की क्लास से पक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ बीएड के दृष्टिकोण से अपितु आपके आगे टेट वेट के भी दृष्टि से, ठीक। सो आइए पढ़ते हैं एकदम अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, एकदम साइलेंटली, कि बुद्धि की परिभाषा के विषय में मनोवैज्ञानिक के मतभेद रहे आज तक जारी है, ठीक उसी तरह बुद्धि के सिद्धांत के विषय में भी मनोवैज्ञानिक में मतभेद है। यानी कि जैसे कि बुद्धि के विषय में अभी तक आपने अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इससे पहले वाली कक्षा में देखिएगा पढ़ा है, तो एक मतभेद नहीं हो पाए। सेम वैसे ही अब क्या हुआ, अब जो बुद्धि के सिद्धांत दिए गए, भाई जब बुद्धि को लेकर के मत एक नहीं है तो बुद्धि को सिद्धांत को लेकर के भी मत एक नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कुछ बनाना सीखा, ठीक है, कोई भी बढ़िया चीज, कोई न्यू डिश बनाना सीखा, तो आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा इसको इस तरीके से बनाओ। मान लो कोई सब्जी बनानी सीखी तो उसमें बोला कि ऐसा करो, पहले तेल लो, तेल में जीरा हींग डालो और उसके बाद में इसी में जो है आप हल्दी धनिया मिर्चा डाल दो। एक है उन्होंने कहा ऐसे नहीं बनाओ, ऐसा करो, एक कटोरी में जो है थोड़ी हल्दी लो, थोड़ा धनिया लो, थोड़ा गरम मसाला लो, पानी डाल दो उसमें और बढ़िया भिगो के रख दो और बस उसमें क्या करो, तेल में जीरा डालो, हींग डालो, फिर ये भिगोया हुआ मसाला डाल दो। तो कहने का मतलब ये कि सब्जी आलू गोभी की ही बना रहे हैं दोनों लोग, लेकिन इन्होंने बोला ऐसे मसाला डालो, इन्होंने बोला ऐसे मसाला डालो। एक लोग आए उन्होंने बोला थोड़ा, तीसरे लोग आए कि खड़ा मसाला भी यूज कर लो और इस तरीके से भी यूज कर लो तो ज्यादा अच्छी बनेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब्जी अल्टीमेटली बनके क्या तैयार होगी, बोली जाएगी आलू गोभी की, लेकिन मसाला और तरीका बनाने का सबका क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो सेम वैसे ही बुद्धि की जब परिभाषाएं अलग अलग हैं, तो जब बुद्धि के सिद्धांत हैं उनका भी अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक कारक सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे द्विकारक सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे बहुकारक सिद्धांत, उसके बाद में समूह कारक जिसे आप तत्व सिद्धांत के भी नाम से जानेंगे, और अंत में पढ़ेंगे त्रिआयाम सिद्धांत या SI मॉडल भी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक। यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलो या आप SI मॉडल बोलो। अब देखो एक कारक सिद्धांत यानी यूनिटरी और मोनार्किक थ्योरी क्या कहती है आपकी, कि ये अत्यंत प्राचीन थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक प्रतिभात्मक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी सम्मिलित होती है। एक कारक का मतलब क्या है, एक ही प्रतिभात्मकता से जुड़ी हुई चीज, आपकी जो भी क्षमता है वो एक ही होगी। और क्या कहा गया कि यह शक्ति व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। व्यक्ति इसका प्रयोग जिस तरह किसी एक दिशा में करता है, ठीक उसी प्रकार दूसरी दिशा में भी करेगा। इससे तात्पर्य क्या निकला, अब ये समझो कि इनके कहने का मतलब क्या है, आशय क्या है इनका, कि यदि व्यक्ति में बुद्धि का भंडार है तो वह उसको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकता है और प्रत्येक क्षेत्र में जैसे ही सफलता अर्जित कर सकता है। परंतु जब जीवन में वास्तविक स्थितियों की बात की जाती है तो इस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित धारणा ठीक नहीं साबित होती है। हम पाते हैं कि विज्ञान विषय में निपुण अभ्यर्थी समाजशास्त्र में योग्य नहीं बन सकता है, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि में एक अकेला तत्व नहीं होता है बल्कि अन्य तत्व भी होते हैं, अतः एक कारक सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। यानी कि एक कारक जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा, जैसे आप हो, ठीक है, अब आपके पास ये बीएड में 7-8 सब्जेक्ट्स जो भी हैं ना आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो जरूरी नहीं कि आपको पेपर 2 ये जो चल रहा है ये क्लासेस अच्छी लग रही हो सकता है आपको पेपर 3 ज्यादा अच्छा लग रहा हो। मैं देखती भी हूँ कि पेपर 3 की क्लासेस में ज्यादा व्यूज आते हैं, हमें लगता है
कि मतलब पेपर 3 में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये होती हैं कुछ चीज़ें। अब आगे बात करते हैं द्विकारक की। भाई द्विकारक सफल रहा कि निसफल रहा, आइए जानते हैं कि इस सिद्धांत के समर्थक कौन थे। तो स्पीयरमैन थे। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चीज़ें आपको बहुत याद रखनी, किस साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या कहा गया। उन्होंने कौन, स्पीयरमैन ने सन 1904 में सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने सन 1927 में बुद्धि के 2 तत्वों या कारकों का उल्लेख किया। इनमें दो तत्वों में से एक को सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर, जिसको आप जी फैक्टर बोलते हो। जी फैक्टर का मतलब क्या होता है, जनरल फैक्टर, जिसे आप सामान्य फैक्टर बोलते हो। और दूसरा आपका होता है विशिष्ट फैक्टर यानी विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। शॉर्ट में आप उसको क्या बोलोगे, एस फैक्टर। क्या बोलोगे, एस फैक्टर की संज्ञा दी किसने दी, बोलो। अगर पेपर में आ जाए जी फैक्टर, है ना, और एस फैक्टर की संज्ञा किसने दी, तो बताओ फटाफट से आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। हमारा क्वेश्चन है जी फैक्टर और एस फैक्टर की संज्ञा किसने दी, बता दो फटाफट से किसने दी। फिर इस देखिए, बहुत दिन से आपको एक कंफ्यूजन थी ना कि क्या मैम CSJMU के अनुसार मार्केट्स में नए सिलेबस के सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार बुक्स अवेलेबल है। जी हाँ, आपके रिवाइज सिलेबस के अनुसार बुक्स मार्केट्स में बीएड की अवेलेबल है। आपका अपना पब्लिकेशन SVPM यानी कि श्री विनोद पुस्तक मंदिर के नाम से ये जो आपका पब्लिकेशन है, तो इसमें आपको हम दिखाएंगे आज पेपर 1 की ये जो बुक है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो फॉर्मेट क्या रहने वाला है, इनका इंडेक्स सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, गुरुशरण दास त्यागी जी, डॉक्टर BB सिंह जी राइटर हैं। और सिलेबस के अनुसार यदि बात की जाए तो सिलेबस इन्होंने पहले अपनी पुस्तक में अंग्रेजी के पॉइंट्स में दे रखा है। और जैसा कि आपको पता है कि जो उसके बाद में सिलेबस इन्होंने हिंदी में दे रखा है। हिंदी में जो दे रखा है सिलेबस, उसमें क्या हुआ है, जो हेडिंग्स हैं आपकी वो अंग्रेजी में भी दे रखी है। ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके न्यू सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, तो गिज्जू भाई के विषय में ऐड हुआ है ना, तो इन्होंने देखिए वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। ये सब चीजें आपको बता दें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक्स डिजाइन की गई है। यूनिट 1 में जब आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें जो मेन टर्म होते हैं, जैसे जैविक का बायोलॉजिकल, इन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे रखा है। साथ में मेन बात जो सबसे बढ़िया रहे इस बुक की वो ये है कि इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराए जाएंगे, लघु उत्तरीय के भी क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और बहुविकल्पीय भी मिल जाएंगे। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, तो आपकी सब कुछ प्रैक्टिस हो सकती है इससे। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। सो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी के आधार पर इस सिद्धांत का नाम द्विकारक यानी द्वितत्व सिद्धांत पड़ा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कारक इसलिए पड़ा क्योंकि एक फैक्टर आपका जी लिया गया था और एक आपका एस लिया गया था। जी मतलब जनरल फैक्टर, एस मतलब स्पेशल फैक्टर। ठीक। हाँ, तो जो बच्चे कह रहे हैं स्पीयरमैन, उन सबका सही हो जाएगा। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत यानी स्पीयरमैन 2 फैक्टर्स थ्योरी, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सबसे पहले आइए जानते हैं जनरल कारक की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया में एवं सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर होता है जो सभी क्रियाओं में विद्यमान होता है, और विशिष्ट तत्व यानी स्पेसिफिक फैक्टर जो विशेष कार्यों में सहायक होता है। उदाहरण, कोई विज्ञान में प्रवीण होता है तो कोई कला में, तो कोई नृत्य में, कोई आदि में। देखो, सबके अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, याद रखिएगा। आप भले अपने अंदर के टैलेंट को पहचान ना पा रहे हो, लेकिन ये सच है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उनके अंदर खुद का एक ना एक कोई ना कोई टैलेंट जरूर से जरूर होता है। अब बस अंतर ये होता है कि कुछ लोग अपने टैलेंट को जल्दी पहचान लेते हैं तो उन्हें उनकी मंजिल जल्दी मिल जाती है, कुछ लोग अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम टैलेंट को कैसे पहचानते, तो ये हम कभी जो है डिस्कस करेंगे। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, सच बता रहे हैं, आप ये मान लो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप दिल से चाह जाओ ना, आपको उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। नहीं मानते हो तो चलो एक एग्जांपल दिखा दें हम आपको अगर देखना पसंद है, सिर्फ क्या करना है, बैठ के देखना पसंद है चीज़ों को, आपको देखने की जॉब मिल जाएगी। सर कैसे मिलेगी पता है, टोल टैक्स पे जॉब कर लो, देखना ही तो है, वहां करना ही क्या है भाई, देखना ही तो है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, उस फील्ड में जॉब है, उस फील्ड में आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। आपको कोई होता है ना, जैसे ढोलक बहुत बजाना अच्छा लगता है ना, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप लड़की हैं कि लड़का हैं कि क्या है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को कपड़े धुलने में मजा आता है, किसी को बर्तन साफ करने में मजा आता है। मेरे जैसे इंसान को तो बर्तन साफ करने में मजा आ रहा हो। तो मैं बता रही हूँ आपको एक बात कि हर फील्ड में जॉब है सर। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में लेकिन इस फील्ड में स्कोप नहीं है। स्कोप हर एक फील्ड में है। आप जो चाहे ना वो कर सकते हैं, कुछ बड़ा करना चाहे ना कुछ भी कर सकते हो। ऐसी चीजें हैं ना, बस ये है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए पहले। उसके बाद में देखो पहले जी कारक क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ जी फैक्टर क्या होते हैं। तो जनरल कैरेक्टर की यदि बात की जाए, जनरल फैक्टर की यदि बात की जाए, तो ये कारक मनुष्य में जन्मजात होता है, यानी कि बच्चा हुआ और उसमें पहले से ही है।
जनरल मतलब सामान्य, ये कारक सभी में सामान्य रहता है, मतलब हम, आप, चिंटू, मिंटू, पिंकू सब में सामान्य रहेगा। सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, यानी कि मनुष्य अलग अलग होंगे लेकिन कारक जो है वो सामान्य रहेगा। जिन व्यक्तियों में ये कारक अधिक होता है वे दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जिसके अंदर ये जनरल फैक्टर क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो अपेक्षाकृत दूसरे वाले इंसान से थोड़ा सा ज्यादा सफल होगा। ठीक, अब जरा बात करते हैं स्पेशल फैक्टर की, यानी कि एस कारक की। तो देखो इसमें क्या बताया गया कि ये कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अलग अलग इंसान में पाया जाता है, और कम मतलब किसी के अंदर थोड़ा कम, किसी के अंदर ज्यादा पाया जाता है। जिस व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होती है वो उसमें निपुण होता है। जैसे मान लो कि कोई एक स्पेशल फैक्टर है, वो आपके अंदर ज्यादा मात्रा में है, तो आप उस काम को और अच्छे तरीके से कर पाओगे। वही सेम स्पेशल फैक्टर किसी दूसरे इंसान में है लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं है, तो वो उस काम को उतने निपुण तरीके से नहीं कर पाएगा जितने निपुण तरीके से ये आदमी कर रहा था। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ढोलक बजाना हमें भी बहुत अच्छा आता है ना, और ढोलक बजाना आपको भी बहुत अच्छा आता है, ठीक, मान लो एक समय के लिए, लेकिन हम जिस प्रकार से ढोलक बजा रहे हैं उससे अच्छे तरीके से आप बजा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विशिष्ट कारक है ना, उसमें अधिकता जिसके अंदर होगी वो उस काम में अधिक निपुण होगा। विशिष्ट कारक को सीखा जा सकता है, मतलब अब ढोलक बजाना कोई तीसरा आदमी चाहे तो वो भी सीख सकता है। ठीक, यह कारक व्यक्तिगत भिन्नता भी प्रकट करता है। अब ढोलक बजाने मैं किसी और स्टाइल से बजाऊंगी, आप किसी और स्टाइल से बजाएंगे, कुछ लोग ढोलक में भांगड़ा बजा लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबका तरीका अलग होता है, इसलिए स्पेशल और विशिष्ट फैक्टर में भी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक, चलो अब देखो, इस प्रकार इन्होंने सामान्य बुद्धि यानी जी फैक्टर को जन्मजात माना और कहा कि ये सभी क्रियाओं में विद्यमान रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य विशिष्ट समस्याओं का सामना करता है, वे एस फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। जैसे गणित में तेज होना या कला में प्रवीण होना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिसमें जिनकी आर्ट बहुत अच्छी है। मैं और मेरी फ्रेंड की एग्जांपल ले लूँ, अगर मेरी मैथ्स अच्छी थी तो वो आर्ट उसकी ऐसी थी कि वो ये मान के चलो आपकी स्केच बना लेती थी ना। फिलहाल वो आप मतलब अपने गुरुजी थे जो उनके, वो पंजाबी थी, तो वो स्केच बना लेती थी भाई साहब, चेहरा बना देती थी, मतलब वो अपने आप में ही उसके अंदर की स्किल अल्टीमेट थी। लेकिन एक बात मजे की बताएं आपको, सच है ये, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो ये कि उसकी आर्ट तो इतनी अच्छी थी, उसने मुझे इतना अच्छा सिखाया आर्ट में, उसने मुझे इतना इस मतलब डेवलप किया कि मान के चलिए मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरी जो टीचर हैं क्लास की उनके बदौलत कम, मेरे फ्रेंड की बदौलत ज़्यादा रहे। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरे 95 मार्क्स आए, लेकिन उसके आर्ट में 90 ही मार्क्स रह गए, हमने कहा कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया था लगता। तो कहने का मतलब ये कि वो मुझे बहुत सिखाती थी, मेरी बहुत हेल्प करती थी, मतलब हर एक चीज़, इवन जैसे चीज़ों में शेड दिया जाता है ना, वो तक सिखा देती थी। अब देखो A इज इक्वल टू जी प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3। जी क्या है आपका जनरल, अब देखो यहाँ पे लिया हुआ है, ए का मतलब क्या है व्यक्ति की पूर्ण बुद्धि, यानी कि पूरी बुद्धि कैसे निकालोगे आप। जी का मतलब है सभी क्रियाओं में विद्यमान रहने वाला तत्व यानी जनरल फैक्टर। S1 क्या है, एक विशिष्ट योग्यता जो स्किल है आपकी। S2 क्या है, दूसरी विशिष्ट योग्यता। S3 क्या है, तीसरी विशिष्ट योग्यता। मतलब अगर किसी को ढोलक बजाना भी आता है, डांस करना भी आता है और सिंगिंग करना भी आता है, तो इसका मतलब उसके पास कितने स्पेशल फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, और जनरल फैक्टर तो सब में होता है। तो ये इस तरीके से उसकी क्या निकाली जा सकती है, व्यक्ति की पूर्ण बुद्धि निकाली जा सकती है। अब स्पेयरमैन ने अपने इस समीकरण में यह बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक विषय में निपुण हो तो उसकी सामान्य बुद्धि होती है, और कुछ उस विषय में संबंधी विशेष योग्यता, अर्थात एक विषय में योग्यता है तो जी प्लस S1, या 2 विषय में योग्यता है तो जी प्लस S1 प्लस S2 कर दो, और इसी प्रकार कई विशिष्ट योग्यताएं हो सकती हैं। स्पीयरमैन ने इस द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत की आलोचना की गई। कैसे की गई कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि को प्रकट करने के लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं, परंतु उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2 नहीं अपितु कई तत्व होते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि बच्चा जो भी है वो 2 ही चीजों में निपुण हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हो, मल्टी टैलेंटेड हो, जरूरी है कि वो 1 या 2 ही टैलेंटेड हो, मतलब 1 ही या 2 में चीज़ों में उसके पास स्पेशल फैक्टर सिर्फ S1 और S2 ही हो, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कोई। अब देखो बहुकारक सिद्धांत में क्या बताएगा, बहुकारक सिद्धांत आपका किसने दिया, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन, थॉर्नडाइक। स्पेयरमैन ने कितने, बताओ स्पेयरमैन ने कितने तत्व का उदाहरण दिया था, जरा ये बता दो, अर्थात उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था स्पेयरमैन ने, वो बोलो, 1 कारक, द्विकारक, बहुकारक
और दूसरी चीज, जो कारक थे वो कौन कौन से थे, यानी जो फैक्टर थे वो कौन कौन से थे, ये लिख दो फटाफट से। अब देखो जरा, बहुकारक सिद्धांत आपका किसने दिया, अमेरिका के वैज्ञानिक आपके थॉर्नडाइक ने दिया। सन 1926 में बुद्धि से संबंधित स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांतों को खंडित करते हुए बहुतत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखो थॉर्नडाइक ने क्या बताया, थॉर्नडाइक ने द्वितत्व वाला सिद्धांत की आलोचना की, मतलब अर्थात उसको खारिज कर दिया गया, और अब बताया उन्होंने बहुतत्व सिद्धांत के बारे में। आइए जानते हैं क्या, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सर। अब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है, नहीं पढ़ रहोगे तो अभी बिल्लू गुस्सा हो जाएंगे, और बिल्लू आपके क्लास के एंड में जरूर मिलेंगे आपको, रोज सुबह शाम बिल्लू आ रहे हैं इस समय, है ना। अब जो बच्चे न्यू होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैम बिल्लू क्या है, तो बिल्लू से मिलने के लिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और जो बच्चे बिल्लू को जानते हैं जरा एक बार बता दो, जानते हो कि नहीं जानते हो। जो मेरे साथ पुरानी क्लास यानी कल परसों से जुड़े वो जानते हैं बिल्लू हमारी कक्षा के नए मेहमान हैं जो लास्ट में आते हैं, है ना। तो चलो बिल्लू से मिलने के लिए क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा, और देखो वैसे भी जुड़े रहो भाई, ये सच में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मत पढ़ो, जाओ स्किप करके चले जाओ, मुझे क्या है, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ चिल्ला चिल्ला के। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जब टेट सीटेट का पेपर देने जाओगे तब पढ़ोगे, जब नंबर कमाएंगे तब पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े जॉब नहीं मिलने वाली सर। अब देखो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं, मतलब दो तत्वों से नहीं, टू फैक्टर्स से नहीं हुई है, अपितु अनेक तत्वों से हुई है, यानी एक नहीं कितने मैनी फैक्टर्स से हुई है। प्रत्येक तत्व या कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे से स्वतंत्र होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि की जैसी कोई चीज नहीं होती। इन्होंने बताया कि जी फैक्टर कुछ होता ही नहीं है, जनरल फैक्टर कुछ है ही नहीं, बल्कि इसमें बहुत सी क्रियाएं होती हैं। अब आइए जानते हैं क्या थॉर्नडाइक जी ने क्या बताया। थॉर्नडाइक ने सामान्य तत्व के अतिरिक्त कुछ मूल तत्व भी बताए हैं, जिनमें उन्होंने दिशात्मक योग्यता, तर्क योग्यता यानी डायरेक्शनल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, भाषण योग्यता मतलब लेक्चर एबिलिटी, आंकिक योग्यता मतलब स्कोर एबिलिटी, स्मरण शक्ति मतलब रिमेम्बरिंग पावर, व शाब्दिक योग्यता यानी वर्बल एबिलिटी का प्रयोग किया है। अब देखो एस मतलब हो गया स्कोर एबिलिटी, वी मतलब हो गया आपका वर्बल एबिलिटी, डी मतलब हो गया डायरेक्शनल एबिलिटी, एल मतलब हो गया लॉजिकल एबिलिटी, आर मतलब हो गया रिमेम्बरिंग एबिलिटी, एल मतलब हो गया लेक्चर एबिलिटी। अब हम जहां ये एस वी डी एल आर एल का प्रयोग करें तो आप सब समझ जाइएगा कि वो इसका मतलब क्या है। थॉर्नडाइक का बहुकारक बहुतत्व का सिद्धांत क्या रहा, आइए देखते हैं कि गार्डनर मर्फी के विचार अनुसार एक क्षेत्र की प्रतिभा दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ एक निश्चित सकारात्मक संबंध होती है। अब देखो जो आपके ये थॉर्नडाइक जी थे, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला बताया था सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि क्या कंक्रीट इंटेलिजेंस। अब मैम आप सोच रहे होंगे कि मैम ये अब अमूर्त का मतलब क्या है, जरा बताइए आप। तो देखो एक शब्द में यदि एक लाइन में बात की जाए तो अमूर्त चीजों का मतलब ये होता है ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो आपके सामने ना हो परंतु आप उनकी चिंता कर रहे हो। जैसे आप बुक खोल के बैठे, बुक खुली रखी है लेकिन आपके दिमाग में ख्याल कुछ और ही चल रहे हैं। पता चले बुक सामने खुली रखी है मैथ्स की, लेकिन सोच क्या रहे हो पता है कि कल हम जाएंगे स्कूल, पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी, या वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हम क्लास में बैठेंगे तो वो वाले सर आएंगे, अगर उन्होंने कॉपी चेक की तो हम मारे जाएंगे क्योंकि हमारे तो नोट्स बने नहीं है, हमने तो गेम खेला था, हम तो राहुल से मिलने गए थे, हम तो प्रिया के पास गए थे, हैं यही सब करोगे, है ना। क्यों? तो ये जो ख्यालों में खोए रहते हैं ना, इन्हें कहते हैं मूर्त चिंतन। और ये किसके अंतर्गत आएगा? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत है। अब मूर्त बुद्धि या मूर्त चिंतन क्या है? जैसे सामने एक्सीडेंट हुआ कोई, या सामने अब चलो एक्सीडेंट ही ले लो, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, आपके अंदर तुरंत भावना आई कि बच गया भाई साहब, नहीं तो अगर कहीं ये ऐसे जा रहा होता तो आज तो इसकी मौत निश्चित थी, है ना। ऐसी चीजें होती है ना, तो वो क्या है, वो आप सामने देख रहे हो किस्सा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? मूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा, या आप कह सकते हैं मूर्त बुद्धि। अब देखो सामाजिक बुद्धि क्या होती है, आइए जानते हैं कि सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसका संबंध में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखता है। जैसे क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं बाहर जाते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है भाई, स्कूल गए, घर आए, खाना खाया, गेम खेला, सो गए, फिर उठे, वर्क किया, कोचिंग गए, चले हैं, मतलब उनको सामाजिक बनना ही नहीं है सर।
और जबकि ये चीज़ें गलत हैं। सामाजिक होना आजकल के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप अगर सामाजिक नहीं है तो फिर ये सोचो, अगर आप 4 लोगों के सामने बोल नहीं सकते हैं, आपकी 4 लोगों के बीच में कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप लीडरशिप करो जा करके वहाँ 4 लड़कों के साथ या 4 लड़कियों का ग्रुप बना करके कहीं खड़े हो जाओ, ना ना ना। सोशल होने का मतलब ये होता है। अब सोशल होने का ये भी मतलब नहीं कि ठीक है मैम आपने कहा तो हम इंस्टाग्राम पे आज एक जो है आईडी बना ले रहे हैं और आज ही से हम मैम रील्स देखना शुरू करेंगे, है तो सोशल मीडिया है भाई, वो सोशल की बात नहीं कर रहे हैं हम। बात समझिए, आप जब निकलिए बाहर तो 4 लोग आपको पहचानते हो कम से कम एटलीस्ट, कि आप फलाने के बच्चे हैं या आप इस चीज़ में निपुण हैं, या कोई ये कह दे अच्छा बिटिया बीएड कर रहे हो, हाँ तो बिटिया बीएड में या कई सब्जेक्ट्स हो, तो कम से कम आप उनको ये बता तो पाओ। अब पता चले आप सोशल है नहीं, आप अंकल से कभी नमस्ते करते ही नहीं है ना, जय माता दी बोलते ही नहीं है उनको, तो वो बिटिया से वो भी नहीं बोलेंगे। अगर आप कभी गए, आप ऑलरेडी जा रहे हो, अब ऐसा भी नहीं कि बीच रास्ते में बोलने को बोल रहे हैं, जैसे आप मान लो किसी के यहाँ गए, अंकल नमस्ते, अब अंकल कम से कम ये तो समझे कि हाँ बिटिया बोल रही, तो बिटिया तो फिर क्या कर रही हो आजकल, बिटिया बोली बीएड कर रहे हैं अंकल, हाँ तो कहाँ से कर रहे हो, तो कई सब्जेक्ट हो, तो मतलब तभी तो आपसे बोलेंगे लोग जब आप उनसे अपनी तरफ से कुछ बोलोगे, कुछ अब पता चले कुछ एटीट्यूड में गई लड़कियों की बात कर लें भाई, बहुत हम लड़कों को बोल चुके हैं अब तक, तो गई अपना फ़ोन में लेके गई आराम से रील्स देखते हुए, अंकल कहाँ आंटी कहाँ कोई मीनिंग ही नहीं, देखा ढूंढा कि एक कमरे में 20-25 लोग बैठे, यहाँ अच्छा कोने में कोई नहीं बैठा, बस गई चुप्पे आराम से सीधे सीधे जाके यहीं बैठ गई, ना अंकल से मतलब ना आंटी। और ऐसे जो चुपचाप बैठ गई तो ना ये अंकल ना ये आंटी जा करके कोई आपसे नहीं बोलेगा कि बेटा क्या कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे लड़की ने प्रवेश किया, अच्छा देखा सामने ऐसे अंकल आ रहे थे, अंकल नमस्ते, तो कम से कम अंकल बोलेंगे भी। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तो सोशियोलॉजिकल, जैसे बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगी। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा इनकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा भी होती है। मतलब प्रतिष्ठा का मतलब आपकी वैल्यू होती है। अंकल को पता है कि, तो अंकल जब किसी और से मिलेंगे, अगर मान लीजिए आपका नाम लिया गया तो बोलेंगे अच्छा वही, हाँ वो बिटिया भाई पढ़े में बहुत तेज, बीएड कही थी, देखो जल्दी ही की नौकरी लग गई, कोनो ऐसी वैसी बात, मतलब वो इस तरह से बोलेंगे आपसे। इनमें सामाजिक कुशलता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता एवं समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्य में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। अब जैसे वो जो आई थी, वो जो कोने में बैठी थी, उनसे कोई मीनिंग ही नहीं। अब जो ये लड़की आई थी, अंकल नमस्ते आंटी नमस्ते, पता चले अच्छा यहाँ पे बढ़िया भंडारा चल रहा है, यहाँ पूड़ी बेलवानी, 4 लोग पूड़ी बेल लें, आओ बिटिया आ गई अपना, आंटी बैठी थी 4, आंटी नमस्ते, आओ आओ बिटिया आओ, चलो ले लो बेलो है, चलो हाँ, मतलब आराम से बिलवाने लगी पूड़ी, एक आंटी निकाल रही पूड़ी, आराम से भंडारा चल रहा। और ये क्या है, आराम से बैठी आई खाई और चली गई। तो क्या ये क्या सामाजिक कह ही जाएंगी, नहीं। लेकिन ये जो बिटिया है, ये भी बीएड कर रही है, ये भी बीएड कर रही है, बस इनके पास थोड़ा अच्छा वाला फ़ोन है, इनके पास थोड़ा फ़ोन है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं था, वरना ये भी उसी कैटेगरी में आ जाती हैं। जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली। मेरा मतलब है कि आप चीज़ों को समझ पाएँ और शायद मेरे कुछ एग्जाम्पल से आप उन चीज़ों को पेपर टाइम पे भी याद कर रख सकें। बस मेरी यही कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि आप अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को याद रहे, स्मरण रहे, इसी और बोर ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बोर ना हो, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आती हूँ, ठीक। और मेरा किसी को क्या कहते हैं कि किसी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बुरा बोलूँ। और हाँ, जो मैं नाम हम यूज़ कर लेती हूँ तो ये मत समझना कि मेरे लिए बोला गया, ना किसी के लिए नहीं बोला गया। बोलो तो XYZ ABC नाम ले लिया करें भाई, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लगने दो। मैम तो इतना तो कह ही सकते हैं, 2 रोटी ज़्यादा खा लेना। चलो, ऐसी बुद्धि व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक सफलता प्राप्ति में सहायक होती है। इसके अभाव में व्यक्तियों में अन्य तरह की बुद्धि होने के बावजूद वह अपने सामाजिक जीवन में सफल बनाने में सहायक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह इसके अभाव में समाज में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता। अब ड्रेवर के अनुसार क्या कहा गया कि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। अमूर्त बुद्धि क्या है, आइए जानते हैं आपके अमूर्त बुद्धि के विषय में। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया भी था। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह ज्ञानार्जन करने में विशेष रुचि लेता है, यानी कि बुकिश नॉलेज बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। इस तरह की क्षमता दार्शनिकों, जैसे जो आपके फिलोसफर्स रहे हैं बड़े बड़े, जैसे रूसो, प्लेटो, है ना, और उसके बाद में कलाकारों अधिक होती है। ऐसे लोग प्रायः अपने अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिभाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे एक सफल कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ एवं कहानीकार बनते हैं, ठीक। अब आपको हमने अमूर्त बुद्धि के विषय में बता ही दिया है, ठीक है। बाकी देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समूह कारक। समूह कारक में के तत्व और सिद्धांत क्या था, किसने था। अब जरा एक बार बता दो
कि एक जो आपका एक कारक बुद्धि सिद्धांत था वो किसने दिया, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत वो किसने दिया, और बहुकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तीनों बताना है आपको। ठीक, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि मैं तीनों पढ़ा चुकी। अब देखते हैं जरा अभी का पढ़ाया अभी आपको कितना याद रहता है। चलो तो देखिए, जब तक आप ये तीनों बताएंगे तब तक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समूह कारक के तत्व और सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। किसका बोलो? तो थर्स्टन का। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। मानसिक क्रियाओं के कई समूह होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। थर्स्टन तथा उनके साथियों ने एक ऐसे तत्वों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं। अब देखिए जरा तत्व कौन से, तो पहला मौखिक तत्व, यानी इनका संबंध विचारों के साथ है। स्थान संबंधी तत्व व्यक्ति के किसी स्थान विशेष में किसी कार्य वस्तु के परिणाम आदि के बारे में है। अंक संबंधी तत्व मतलब ऐसे संबंधित जैसे हिसाब किताब को शीघ्र और शुद्ध रूप से करना, कुछ लोग होते हैं ना जोड़ घटाव में गड़बड़ी कर देते हैं। फिर स्मृति तत्व यानी मेमोरी फैक्टर, शीघ्रता से याद करने की योग्यता। अभी मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 2 बता पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 भी नहीं बता पा रहे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों बता पा रहे हैं। तो ये इसलिए ऐसा होता है स्मृति तत्व की वजह से कि भाई किसी किसी की मेमोरी बहुत फास्ट है, उसने एक बार देखा उसको याद हो गया। अब कोई एक बच्चा है वो क्या करेगा, भाई क्लास खत्म होगी फिर पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से रिवाइज करेगा, तब उसे चीज़ें मेमोराइज होंगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जब तक वो नोट्स में लिख नहीं लेंगे अपने तब तक उनको नहीं याद होगा। तो सबकी मेमोरी पावर अलग होती है। फिर देखो शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व, तेजी के साथ पृथक शब्दों पर सोचने की योग्यता, यानी कि मैंने एक आपको वर्ड दिया, आप उस पर कितनी ज़्यादा चीज़ें सोच पा रहे हैं, है ना, ये डिपेंड करता है। फिर निगमन तर्क तत्व का मतलब होता है इसका संबंध चिंतन की निगमन प्रणाली से है। आगमन तर्क तत्व की यदि बात की जाए तो यह चिंतन की आगमन प्रक्रिया से संबंधित है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व की यदि बात की जाए तो इसका संबंध प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन से है। समस्या समाधान संबंधी योग्यता से यदि बात की जाए तो देखो इस समस्या को हल करने की योग्यता से इसका संबंध है। इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू V+S+N। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, ये सब अभी हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जिन बच्चे नए अभी जुड़े हैं वो देख लीजिएगा एक बार। समूह तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। शीघ्र ही थर्स्टन को अपनी इस त्रुटि का अनुभव हो गया और उन्हें समूह तत्वों के अतिरिक्त एक सामान्य तत्व को भी ढूंढ निकालना पड़ा। अब देखो जरा अभी आपने एक बहुआयाम पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिआयाम सिद्धांत या SI मॉडल। अगर आपसे पूछा जाए कि SI मॉडल को और क्या कहते हैं तो SI मॉडल को क्या कहते हैं, तो त्रिआयाम सिद्धांत कहते हैं। 3 डायमेंशनल थ्योरी को और क्या कहते हैं, SI मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, सब जानते हैं। तो SI मॉडल आपका किसने दिया, तो सन 1969 में गिलफोर्ड ने दिया। किसने दिया, यही भाई टेट और सीटेट के एग्जाम्स में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो पूछ लिया गया कि जो आपका त्रिआयाम सिद्धांत है इसे और क्या कहा जा सकता है, आपने कहा SI मॉडल। देखो 3 क्वेश्चन यहीं से बन गए, कैसे SI मॉडल। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि SI मॉडल को और क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, त्रिआयाम सिद्धांत। आपसे पूछा जा सकता है त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया, तो बताओगे गिलफोर्ड। या घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि SI मॉडल को किसने प्रतिपादित किया, तब भी आप गिलफोर्ड ही टिक करके आएंगे। ठीक है, इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SI मॉडल को और भी क्या कहते हैं, और त्रिआयाम सिद्धांत यदि ऑप्शन में नहीं हुआ तब आप क्या करके आओगे, त्रिविमीय सिद्धांत टिक करके आओगे। या फिर अगर ऑप्शन में मान लो एक दे दिया गया कि SI मॉडल में को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन त्रिआयाम सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन त्रिविमीय सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन बुद्धि संरचना सिद्धांत, तब आप क्या लगाओगे, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो अब आप कोई नया बच्चा होगा वो सोचेगा यार सब कैसे हो सकते हैं, भाई 1-2 मान ले रहे हैं हम तो, लेकिन वहां पे आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि त्रिआयाम सिद्धांत यानी SI मॉडल को आप क्या क्या कह सकते हो, तो त्रिविमीय सिद्धांत भी कह सकते हो, बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कह सकते हो। होप्स हो कि आपको कुछ बातें मेरी समझ पर आ रही होंगी, पल्ले पड़ रही होंगी। कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी कारकों या तत्वों यानी फैक्टर्स को 3 विमाओं में बांटा, 3 डायमेंशंस में बांटा। पहले संक्रिया के आधार पर, दूसरा विषय वस्तु में बांटा, तीसरा उत्पादन की दृष्टिकोण से। सो आइए देखते हैं जरा संक्रिया के अंतर्गत यानी ऑपरेशन के अंतर्गत क्या आया, एकविध,
बहुविध, ज्ञान, स्मृति और मूल्यांकन। वहीं अगर विषय वस्तु की बात की जाए तो आकार, संकेत, शाब्दिक और व्यावहारिक। यदि उत्पादन की बात की जाए तो इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन, प्रयोग, ये सारी चीजें आ गई, है ना। अब देखो जरा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संक्रिया लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले संक्रिया यानी ऑपरेशन की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है यह व्यक्ति द्वारा किए गए मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से संबंधित होता है। संक्रिया में दिए गए कार्य में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं के स्वरूप की व्याख्या होती है। संक्रिया को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला संज्ञान, याद रखिएगा 5 भागों में आपको बांटा जा सकता है। संज्ञान यानी कॉग्निशन को सी से आप डिनोट करेंगे। स्मृति यानी मेमोरी को एम से। एकविध यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी एन से डिनोन्स्ट्रेट करेंगे। इसको याद रखिएगा, एन का मतलब क्या है? एक विधि यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। वहीं बहुविध की बात की जाए, यदि बहुविध चिंतन की बात की जाए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे आप डी से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। फिर मूल्यांकन की यदि बात करेंगे तो इवैल्यूएशन ई से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। फिर संज्ञान, कॉग्निशन, पहचान तथा खोज संबंधी प्रक्रियाएं। स्मृति यानी मेमोरी, किसी सूचना, आयोजन या समय को स्मृति में संयोजन यानी रिटेंशन तथा पुनः स्मरण करना, ये क्या है? आपके मेमोरी के अंतर्गत आएगी। फिर यदि एक विधि चिंतन की बात की जाए तो एक विधि चिंतन के अंतर्गत आपका किसी समस्या के हल या चिंतन मनन के लिए एकमात्र सर्वोत्तम हल या समाधान प्रस्तुत करना है। देख लो भैया राजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर सर एंड मैम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। ओके, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। बहुविध चिंतन की यदि बात करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे, तो किसी समस्या या हल के लिए कई तरह से प्रयत्न करना और वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना। मूल्यांकन की यदि बात करोगे आप तो चिंतन मनन की जाने वाली विषय वस्तु या सूचना के बारे में निर्णय लेना, जैसे कि वह अच्छी है या बुरी है, कितनी लाभकारी है, कितनी हानिकारक है। अगर ये लाइन आप लोग अपने जीवन में सोच लो ना, तो कुछ गलतियां जो आपसे मतलब होनी नहीं चाहिए, वो क्या होंगी? जो हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, वो वैसी गलतियां आप क्या ओपनली बताएं क्या हम यहाँ पे? जैसे क्या, अगर आप ये सोच लो कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ ये अच्छा है या बुरा है, या मेरे लिए लाभकारी है कि हानिकारी है, बस आप ये 4 शब्द अगर सोच लेंगे जीवन में तो कोई गलती निश्चित नहीं करोगे आप। क्या कहा मैंने कि अगर ये आपको 4 शब्द समझ में आ गए जीवन में कि जो हम कर रहे हैं, चाहे फ़ोन चलाते समय बैठ जाओ जब भी, या कहीं जा रहे हो, कहीं किसी के यहाँ जा रहे हो, कभी ये ऐसे कह लो जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बंक कर देते हैं कॉलेज, बताएंगे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बताएंगे राहुल के घर पहुँचेंगे, दूसरे घर है ना, या बताएंगे कॉलेज चले जाएंगे कहाँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में हर बच्चा नियर अबाउट चीज़ें ये सब करता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर यही बच्चे अपने लाइफ में ये सोच लें कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा है या बुरा है, या लाभकारी है या हानिकारी है, या मम्मा पापा ने मुझे यहाँ इस काम के लिए भेजा है और मैं बिना बताए उस काम के लिए चला जाऊँ या चली जाऊँ, तो वो सही है कि गलत, बस इतना सोच लो, जीवन में गलतियाँ होंगी नहीं, ठीक। फिर देखो, जैसे किसी विद्यार्थी को सह शिक्षा यानी को एजुकेशन के गुण दोषों को लिखने को कहा जाए तो उसके मूल्यांकन की क्या होगी? संक्रिया होगी। अब देखो जरा, उत्पादन के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया था ना ये सारी चीजें, भी विषय वस्तु के संदर्भ में भी बताया, संक्रिया के संदर्भ में भी सारी बातें मैंने आपको ये बताई हैं ऊपर। अब यदि विषय वस्तु की बात की जाए तो कंटेंट यानी इसमें सूचनाओं यानी इन्फॉर्मेशन जो होती है, इसके आधार पर संक्रियाएं ऑपरेशन की जाती हैं, ठीक। इन सूचनाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला आकार यानी फिगर, आकार को किससे डिनोट करोगे तो एफ से। शाब्दिक यानी सिमेंटिक, इसको किससे डिनोस्ट्रेट करोगे तो एम से। सांकेतिक यानी सिंबलिक, तो उसको एस से डिनोट करके किया जाएगा। व्यवहारिक मतलब बिहेवियरल, तो उसको किससे किया जाएगा? बी से डिनोस्ट्रेट किया जाएगा। अब यदि बात की जाए विषय वस्तु या सूचना कंटेंट्स, इन 5 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला आवृत्तिजन्य दृश्यात्मक यानी फिगरल विजुअल, आकृतिजन्य वे सभी वस्तुएं, वे सभी विशेषताएं जिनको देखकर अनुभव किया जा सकता है, जैसे किसी को देखने वाली वस्तु का रंग, रूप, आकार, स्मृति आदि। जैसे नहीं बोलते नहीं कि हम उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। अभी अगर आपने कभी अपने घर में बड़े दादा दादी, पापा मम्मा, ताऊजी ताईजी के मुंह से सुना होगा ना, हाँ जानते हैं हम उनको ना, अरे हमका बताइए हुई, ऐसे बोलते ना, अरे वही हमका बताइए, हम उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं, ऐसे बोलते ना नॉर्मली लैंग्वेज में एकदम, हम उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। तो उनका तात्पर्य होता है कि वो रंग रूप चाल ढाल उनका देख के पहचान लेते हैं कि वो इंसान अच्छे हैं कि बुरे हैं, उनके विचार कैसे हैं, वो हित चाह रहे हैं हमारे घर का या आपके विषय में अहित चाह रहे हैं।
सिर्फ ऊपर ऊपर आपसे मीठा बोल रहे हैं, अंदर से उनके मन में प्रेम नहीं है आपके प्रति, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपकी आवृत्तिजन्य दृश्यात्मक के अंतर्गत। आकृतिजन्य श्रवणात्मक के अंतर्गत क्या आएगा? वो वस्तुएं जिनको सुनकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे किसी भी उद्दीपन यानी स्टिमुलस की वाणी, ध्वनि और उसके द्वारा कही गई बात एवं विशेषताएं। जैसे कोई बात होती है ना, सुन आदमी क्या करता है, कभी भी देखो, जो बहुत धैर्य होगा जिसके अंदर, बहुत यदि समझदार प्रवृत्ति के इंसान होंगे ना, वो बोलेंगे कम, सुनेंगे ज़्यादा। बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है। देखो कायदे से देखा जाए तो ईश्वर ने ही ऐसी चीज़ें हम लोगों की जो रचना की है, उसमें बताओ कान कितने दिए हैं आपके? 1 और ये 2 दिया है। और मुंह कितने दिए हैं आपके? बोलो, मुंह कितने दिए हैं? 1 दिया है ना, 1 दिया है ना। तो मतलब इसका है ये कि सुनो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कान तो 2 हैं, कान ज़्यादा है, तो सुनो ज़्यादा। और मुइयाँ आपकी कितनी है? 1 है ना। माउथ कितना है? जबान कितनी है आपकी? 1 है ना जुबान। तो बोलो कम, सुनो ज़्यादा। ये जीवन भर याद रखना, आगे जीवन में बड़े काम की चीज़ है। संकेतात्मक की यदि बात की जाए, सिंबॉलिक की, तो अक्षर, प्रतीक एवं संख्या तथा चित्र द्योतकों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे किसी चीज़ को आप देख के, स्मरण करके, सीख के, समझ के उस पर आप विचार कर रहे हैं। भाषागत की यदि बात की जाए, सिमेंटो शब्दों के अर्थों एवं अर्थ एवं विचारों के रूप में ग्रहण की जाने वाली जानकारी। व्यवहारगत की यदि बात की जाए तो व्यक्तियों द्वारा अपने कार्य एवं अभिव्यक्ति के द्वारा प्रदत्त सूचना सामग्री। उत्पादन की बात कर लो अब जरा, उत्पादन यानी प्रोडक्ट की, तो इसका अर्थ किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु यानी कंटेंट द्वारा की गई संक्रिया ऑपरेशन के परिणाम के से होता है। गिलफोर्ड ने इसे 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6। पहला यूनिट, दूसरा संबंध, फिर रूपांतरण, वर्ग, पद्धतियों और प्रयोग। अंग्रेजी में यदि बात करें तो यूनिट, यू रिलेशन, आर ट्रांसफॉर्मेशन, टी क्लासेस, सी सिस्टम्स, एस और इम्प्लीकेशंस, आई। अब देखो इसे 6 खंडों में विभाजित किया गया। तो यदि यूनिट की बात की जाए तो छोटे से छोटे परंतु सार्थक विषय वस्तु संबंधित सूचनाएं, जैसे कोई एक संख्या या शब्द। जैसे आपकी ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो ये किससे मिलकर बनी है? सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी, है ना। तो इसका मतलब क्या? इकाई आपका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका, ठीक है। अब उसी तरह बात की जाए, फिर कोशिका, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, ऊतक, फिर ऊतक से ऑर्गन, फिर मतलब ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी, ऐसे करके सब चीज़ें बनती चली जाती हैं। सेम वैसे ही होते हैं। यूनिट सबसे पहले मायने रखती है। अब देखो वर्ग या श्रेणी की यदि बात की जाए तो किसी समान विशेषता के आधार पर संप्रत्यय के रूप में विकसित इकाइयों का, जैसे पुरुष प्लस स्त्री, जन समूह। फिर संबंध की बात की जाए तो संप्रत्ययों को जोड़ने वाला संपर्क सूत्र। प्रणाली की यदि बात की जाए तो संबंधों का संगठित अथवा वर्गीकृत रूप। रूपांतरण की यदि बात की जाए तो विषय सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन लाना या उनकी पुनः रचना करना। अनुप्रयोग की यदि बात करो आप, इम्प्लीकेशंस की, तो विभिन्न प्रकार की सूचना सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालना अथवा उसे प्रयोग में लाना। ठीक, अब देखो जरा, गिलफोर्ड ने अपने उपरोक्त 3 आयामी प्रतिमान, 3 डायमेंशनल मॉडल के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया। क्या प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब जरा पढ़ो, इंपॉर्टेंट है समझना कि किसी भी मानसिक या बौद्धिक कार्य को करने में प्रत्येक आयाम से संबंधित कम से कम एक तत्व या कारक और इस तरह से कम 3 कारकों की आवश्यकता पड़ती है। अतः गिलफोर्ड ने बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या में 3 विमाओं के आधार पर की है और इनमें प्रत्येक विमा के अपने कई कारक होते हैं, है ना भाई। 3 डायमेंशन मैंने आपको पढ़ाए थे ना अभी ऊपर, 1, 2 और 3। अब इनके भी अपने अपने क्या थे? पार्ट थे, यानी संक्रिया विमा के 5 कारक थे। जैसे विषय वस्तु विमा के 4 कारक व उत्पादन प्रोडक्ट विमा के कितने थे? 6 कारक थे। तो इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कुल कितने कारक हो गए? बताओ, 120 कारक हो गए। तो ये तत्व क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। अब एसआई मॉडल की कुछ विशेषताएं थी, पढ़ लो, फिर आपको बस बिल्लू से मिलवाने ही वाले हैं हम। एसआई मॉडल की विशेषताएं क्या थी कि इस सिद्धांत में समग्रता का गुण पाया जाता है। बुद्धि संरचना का स्वरूप 3 आयामी होता है। किसी कार्य को करने में संक्रिया, विषय वस्तु एवं उत्पाद 3 आयाम सन्निहित होते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या सफलतापूर्वक संभव होती है कि इस बुद्धि एवं सृजनात्मकता के मध्य धनात्मक सहसंबंध क्यों होता है? तो गिलफोर्ड ने इसकी व्याख्या अपसारी चिंतन के आधार पर की है ना। अन्य सभी सिद्धांतों में बुद्धि को केवल अभिसारी चिंतन ही सीमित रखा गया, परंतु गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में अपसारी चिंतन को भी शामिल किया है। इसलिए ये सिद्धांत ने बुद्धि के क्षेत्र में व्यापक रूप बना दिया। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि के स्वरूप एवं इसकी संरचना का जितना गहन अध्ययन संभव है उतना ना तो स्पीयरमैन के सिद्धांत में हुआ है, ना थर्स्टन के सिद्धांत में हुआ। इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या करना
संभव है कि किसी समस्या का समाधान करते समय कुछ लोगों में स्थिराकृत चिंतन एवं कुछ लोगों में विविध चिंतन यानी वैरिड थिंकिंग क्यों देखा जाता है? क्योंकि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में अभिसारी चिंतन या एवं अपसारी चिंतन दोनों की तरह के चिंतनों की व्यवस्था की है। इस मॉडल के अनुरूप बुद्धि 180 मानसिक योग्यताएं होती हैं। देखो यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया अभिसारी, एक शब्द यूज किया गया अपसारी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या है? देखो अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए न्यूटन का लॉ बना है, ठीक है, तो ये अभिसारी है आपका। तो न्यूटन को जो लॉ बना है तो वो तो लॉ बना ही है। अब जब इस लॉ पे किसी बालक चिंतन कर रहा है तो वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा, और यदि वो चीज़ का लॉ कुछ नहीं बना है, वो अपने आप से चिंतन कर रहा है, तो वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब एसआई मॉडल की कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस रह गई क्या कि इसके द्वारा प्रस्तावित बुद्धि 180 मानसिक योग्यताओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक में मत एक के नहीं रहा, यानी कि सबने नहीं माना कि ये सही है। फिर इनके द्वारा बुद्धि को समझना अत्यंत जटिल कार्य है। इस सिद्धांत में वर्णित बुद्धि की 180 मानसिक योग्यताओं को समझना तथा उनमें विभेद करना अत्यंत कठिन कार्य है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का वही सिद्धांत संतोषप्रद होगा जो जटिल कार्यों में निहित निष्पादनों की व्याख्या करने में सक्षम होगा। इस दृष्टिकोण से गिलफोर्ड का सिद्धांत असंतोषपूर्ण रहा। फिर देखो जरा, स्लेसिंगर एवं गटमैन ने गिलफोर्ड के सिद्धांत को सही नहीं माना एवं उसके विरोध में द्विविमात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पहली विमा में 3 प्रकार की योग्यता संख्यात्मक, आकृतिक एवं वाचिक पाई जाती है, और दूसरी विमा में 2 प्रकार की योग्यता यानी नियम लागू करने की और नियम निकालने की योग्यता पाई जाती है। गेने ने गिलफोर्ड के मॉडल की आलोचना करते हुए क्या कहा? यह मॉडल बुद्धि के स्वरूप एवं संरचना की समुचित व्याख्या करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अब जरा एसआई मॉडल का शैक्षिक निहितार्थ क्या था, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एसआई मॉडल क्या था? पहला, ये देखो हम आपको पूरे इसलिए पढ़ा देते हैं। मान लो जैसे मैंने 8 पॉइंट पढ़ा है, आप यहाँ से गए, आपको मान लो भी यहाँ पे 4 याद हो गए, 4 नहीं याद हो गए, कम से कम 2 याद हो गए। आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो 3 और याद हो जाएंगे। पता चले हम यहीं आपको कितने पढ़ा दें, 5 पढ़ा दें 8 में से, पीडीएफ लिया उसमें भी 5, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 याद करोगे, आपको लगेगा 5 ही है। जब हम यहाँ पे आपको 30 पॉइंट पढ़ा देंगे, 10 पॉइंट पढ़ा देंगे, तो आपको लगेगा इतना सारा है, कम से कम 7 तो पढ़ ही लो यार। तो इसलिए हम आपको पूरा पढ़ाते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ मेरा यहाँ पे पढ़ाने का कारण ये भी होता है कि कुछ बच्चे अपनी कक्षा में ऐसे हैं जो अभी सक्षम नहीं है बुक लेने में, तो मैं चाहती हूँ कि ये बुक से बनाई गई पीडीएफ है, एक तरीके से देखा जाए है तो बुक ही, तो जब ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाए तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। ठीक, बस इतनी सी बात होती है केवल। अब देखो, कमजोर बालकों के लिए क्षतिपूरक पठन सामग्री की व्यवस्था करना, फिर पाठ्यक्रम में सुधार लाने की आवश्यकता का ज्ञात हो जाना, बालकों की असंतोषजनक प्रगति के कारण का पता लगाना, शिक्षण विधियों में सुधार करने की आवश्यकता का अनुभव करना, बालकों की विशिष्ट योग्यता की जानकारी प्राप्त करना, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में मानसिक क्रियाओं की जानकारी का होना, प्रतिभाशाली बालकों की सृजनात्मकता एवं चिंतन शक्ति को बढ़ा देना, मानसिक योग्यता पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ध्यान देने की आवश्यकता का ज्ञान देना। अब एसआई मॉडल की जो आपकी सीमाएं थी वो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, इसकी जो शैक्षिक निहितार्थ थे ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी। अब आ गया है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। क्या हुआ? बिल्लू आने वाले हैं भाई। देखो आगे बिल्लू बुला दिया मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या है, आप पढ़ा रहे हैं कि बिल्लू। देखो बिल्लू भाई, बिल्लू को तो लाना है, क्योंकि हमारे क्लास के जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने कहा कि मैम आप कुछ करिए ना करिए, हमको बिल्लू से रोज मिलना है, तो इसीलिए हमको इन्हीं को वजह से क्लास करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे हैं कि सुबह वाले बिल्लू भी सैड थे, इतने समय वाले भी बिल्लू सैड हैं, वो सैड वो भैया आज सैड रहेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने, मैंने एक बार कहा नहीं तो आप लोगों ने ना लाइक किया सेशन, ना आप लोगों ने सेशन को शेयर किया है, और कुछ बच्चे रोज कमेंट करते हैं, उनके लिए तो बिल्लू खुश रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये कमेंट जो नहीं करते हैं उनसे ये बिल्लू की शिकायत है कि सब बिल्लू आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्लू सब हमसे बातें बताते हैं। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि नए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और कल ये बिल्लू एकदम खुश हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं, बोलो फटाफट से बताओ, टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही जाओगे। हाँ, तो मेरे हिस्से का आशीर्वाद सब अपने मम्मा पापा दादी दादू फैमिली मेम्बर से ले लीजिएगा। बाकी आपको कक्षाएं कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही, क्या चाहिए और सब चीज़ें। बाकी देखो आपके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ साथ ये मान लो हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट अब आपका साथ रहेगा ना तभी चीज़ें और अच्छे से हो पाएंगी। सो देखो कुछ फालतू की बातें हैं, फालतू की तो क्या ही कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी, लेकिन अब जब उनका आंसर्स नहीं है मेरे पास, जब कुछ ऑफिशियली नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि
ऐसी बातों का कोई वजूद है फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा उतनी देर में एक वीडियो देख लो, एक PDF उठा के पढ़ लो तो रिवीजन हो जाए, कब बेफालतू में बहस करने से बेहतर है ना। बाकी आप समझ गए होंगे हम किसी विषय में बात कर रहे हैं। और उसके बाद में बिल्लू को मैं अच्छा कर दूंगी। अब बता दो जरा एक बार बिल्लू अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। हम भी पता है हम भी ऐसे ही सैड हो जाते हैं जब आप लोग कमेंट नहीं करते हो। हाँ ये हम ही तो हैं, देखो अच्छे से, ये मेरी फोटो ऐसे ही दिखते हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। जब कमेंट नहीं करते तो क्लास के बारे में ऐसे ही सड़ू समूह लेके जाते हैं। तो अभी लिख दो अपनों के लिए वाली लाइन। अब हम जा रहे हैं, मेरे जाने का समय हो गया। कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास।